आज की वीडियो में हम एक नावल जोसेफ एंड्रयूज़ का मताला करेंगे जिसे लिखा है हेनरी फील्डिंग ने। हेनरी फील्डिंग का जो सबसे पहला नावल है वो 1742 को पब्लिश किया गया। ये एक बहुत ही मशहूर नावल है। इस वीडियो में हम करैक्टर एनालिसिस करेंगे इस नावल का, और साथ में इसकी शॉर्ट समरी उर्दू में करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके करैक्टर्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास करैक्टर है जोसेफ एंड्रयूज़ का, जो कि इस नावल का हीरो भी है और एक्टर भी है। लेकिन इसका हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कोई तल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बहुत सी जगह पर इसका बहुत ज़्यादा तज़किरा किया जाता है। जोसेफ एंड्रयूज़ को इस नावल में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एक गरीब आदमी है। मतलब एक गरीब है और उसकी उम्र 10 साल है, और वो मतलब बहुत सी मुश्किलात का सामना करता है अपनी ज़िंदगी में। इसके अलावा बहुत सी इस नॉवल में बहुत सी ख़वातीन ने उसको सेड्यूस करने की कोशिश की है, उसको प्रपोज़ किया है शादी के लिए, लेकिन वो अपने अपने साथ सिंसियर है। एक लड़की है फ़ैनी गुडविल, उसके साथ सिंसियर है। सेकंड है हमारे पास इसका करैक्टर फ़ैनी गुडविल। अब फ़ैनी गुडविल वो क्या है? वो है बिलावड है किसकी? जोसेफ एंड्रयूज़ की। फ़ैनी गुडविल वो है जिसके लिए जोसेफ एंड्रयूज़ बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना करता है, बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त करता है फ़ैनी गुडविल के लिए, क्योंकि वो फ़ैनी गुडविल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्सन आडम। ये एक पादरी है। पादरी मतलब जिस तरह के क्रिश्चियनिटी में मतलब एक मज़हब की खिदमत करने के लिए होते हैं, उसको हम पादरी कहते हैं। ये हीरो तो नहीं है ख़ैर, लेकिन ये जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और मतलब जोसेफ एंड्रयूज़ का बहुत अच्छा दोस्त है, और वो जोसेफ एंड्रयूज़ की जो ख़सलत है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ है कि वो जोसेफ एंड्रयूज़ किस तरह का आदमी है। जो कि पार्सन एडम है, बहुत सी जगह पर उसकी मदद भी करता है। जैसा कि पार्सन एडम सबसे पहले जहाँ पे काम करता होता था, जो जोसेफ एंड्रयूज़ वहाँ पर जहाँ जब इसकी दोस्ती होगी, तो इसने लेडी बूबी होती है, उससे इजाज़त मांगी कि वो उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन लेडी बूबी ने उसको इजाज़त नहीं दी। उसके बाद सराय में मदद की है उसने। और लेकिन ये एक ऐसा है, ये ऐसा आदमी है कि ये ना थोड़ा भुलक्कड़ किस्म का आदमी है, अपनी बहुत सी चीज़ों को भूल जाता है, या इम्पोर्टेंट काम को भूल जाता है। अच्छा, पार्सन एडम ने शुरू से लेकर नॉवल के एंड तक बहुत ज़्यादा मदद की है जोसेफ एंड्रयूज़ की। अब नेक्स्ट है हमारे पास सर थॉमस बॉबी। सर थॉमस बॉबी एक्चुअली में जोसेफ एंड्रयूज़ का मालिक है, जहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज़ काम करता था। सर थॉमस हैडी ने जो बॉबी था, उसने जोसेफ एंड्रयूज़ को काम दिया हुआ था कि तुमने उनकी जो फसलें हैं वहाँ पे चिड़िया जो दाना-दूना मतलब उठा लेती हैं, उसको हटाना है वहाँ से, चिड़ियों को भगाना है वहाँ से। तो ये सर थॉमस बॉबी बाद में इसकी डेथ हो जाती है नॉवल के तकरीबन, जब हम दरमियान से कुछ अरसा पहले जब वो लंदन में जाता है, उसकी बीवी और जोसेफ एंड्रयूज़ जब लंदन में जाता है, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है लेडी बूबी का। लेडी बूबी एक्चुअली में हीरोइन है। ये सेड्यूस करती है जोसेफ एंड्रयूज़ को कि वो उससे शादी करे, और बहुत सी गलत हरकत पर की तरफ लेकर जाती है। जैसे कि लंदन में अयाशी की तरफ लेकर जाती है उसको, मतलब ताश खिलवाती है, और साथ में अपनी तरफ उसको करने के लिए बहुत से गैर कानूनी या ऐसे कह लें बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि जोसेफ एंड्रयूज़ को पसंद नहीं आती। अब आता है स्लिप स्लोप। स्लिप स्लोप ये अच्छा, लेडी बॉबी के बारे में एक बात चीज़ बताता चलूँ कि ये सर थॉमस बॉबी की बीवी है। लेकिन ये बिल्कुल सिंसियर नहीं है। बाद में इसको जोसेफ एंड्रयूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, और वो उससे शादी करना चाहती है, और इसी सिलसिले में बहुत सी हरकत ऐसी करती हैं जैसे कि नाज़ेबा हरकत करती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लिप स्लोप। स्लिप स्लोप एक लेडी है जो कि नुकरानी है, और ये कहाँ पे काम करती है? ये लेडी बॉबी के यहाँ ही काम करती है। ये जो मालक तो जो थी, जैसी मालकन तो जैसी भी थी, लेकिन जो स्लिप स्लोप थी ये भी उसके प्यार में पागल हो जाती है जोसेफ एंड्रयूज़ के। और इसने भी जोसेफ एंड्रयूज़ को कई बार कहा है मतलब उससे शादी कर ले, लेकिन वो जोसेफ एंड्रयूज़ हमेशा से फ़ैनी गुडविल के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, तो उनकी बातों में नहीं आता। अब नेक्स्ट करैक्टर हमारे पास आता है मिस्टर एंड मिसेस टू वॉस। ये एक्चुअली में एक सराय के मालिक हैं। ये एक सराय के मालिक हैं,
और सराया होता है कि मतलब वीरान जगह पर किसी का कोई घर होना या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे मेहमान स्टे कर सकें, अपना रात गुजार सकें या थोड़ा सा सस्ता सकें, मतलब थोड़ा आराम कर सकें और अपना वक्त गुजार सकें या किसी डर की वजह से वहाँ पे पनाह ले सकें। लेकिन उसके बदले में सराय के मालिक को उनको पैसे देने पड़ते थे, कि मतलब जैसे कह रहे हैं आज के दौर में जिस तरह हम होटल में स्टे करते हैं, उस टाइम सराय थे, और सराय ये गवर्नमेंट की जानब से बनाए जाते थे और प्राइवेट तौर पर भी होते थे। मिस्टर एंड मिसेस टू वॉज ये जब जोसेफ एंड्रयूज़ को वहाँ पे ले जाया जाता है, क्योंकि जोसेफ एंड्रयूज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो ये दोनों वहाँ इसको रखने पर इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास पैसे नहीं हैं, और क्योंकि पैसे जब नहीं हैं तो वो कैसे उसको रख सकते थे और उसकी पेमेंट कौन करेगा, ये सोचकर उन्होंने इसको रखने से इनकार कर दिया। लेकिन खैर बाद में उसको रख लिया गया था। बैटी बैटी है उस सराय की नुकरानी या उस सराय में काम करती है जहाँ जिसके मालिक हैं मिस्टर एंड मिसिस टूवोस, जिसके मालिक हैं। अब जो बैटी होती है ये बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी इस तरह होती है कि जब जोसेफ एंड्रयूज़ को कोई नहीं रखता अपने पास, तब ये कहती है कि मैं जोसेफ एंड्रयूज़ को अपने पास रखूँगी, इसकी खिदमत करूँगी, इसकी देखभाल करूँगी। तब बैटी ने उसको अपने पास रखता है और उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, लेकिन बैटी भी उसके प्यार में पागल हो जाती है यूसुफ की, और उसको शादी के लिए कहती है। लेकिन कुछ अरसे के बाद जो मिस्टर टूवोस होते हैं, बैटी इनके साथ बिस्तर में पाई जाती है, मतलब पकड़ी जाती हैं, और ये सारा ये मामला है जो कि मिस्टर टूवोस मिसिस टूवोस हैं वो अपनी आंखों से देखती हैं। तो खैर उसके बाद बैटी का मतलब इस नावल से तो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पमेला। पमेला एक्चुअली में एक नावल है, पमेला एक अलग नावल है। मतलब उसमें पमेला का किरदार कुछ यूँ दिखाया गया, पमेला एक ऐसी लड़की है कि मतलब जो कि जिस तरह बहुत नेक लड़की है, जो अपने ही मतलब अपने साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है, जो कि एक जगह पे काम करती है और उसका मालिक उस पर मतलब गलत नज़र रखता है, लेकिन वो उसके बावजूद उसकी तरफ कोई मतलब ध्यान नहीं देती और अपने काम में मसरूफ़ रहती है। लेकिन बाद में उसके मालिक को उसकी ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो उससे शादी कर लेती है। पमेला में एक था कि अगर औरत अपनी इज़्ज़त बचा कर रखे तो उसकी शादी अमीर घर में हो जाती है, मतलब ये वहाँ का था। उसी की तनकीद के लिए जोसेफ एंड्रयूज़ नावल्स को जो हेनरी फील्डिंग ने ये नावल लिखा, और इसमें पमेला को क्या नेम है जोसेफ एंड्रयूज़ का भाई बना दिया, और उसी को वही वाले करैक्टर दे दिए कि वो मतलब बिल्कुल सिंसियर है अपने साथ, और ये वो इधर-उधर की बातों पर यकीन नहीं करता। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैडलर। पैडलर इसका मेन करैक्टर समझ लें, जो शुरू में तो नज़र नहीं आता पूरे नावल में, लेकिन एंड पे इसका किरदार बहुत ज़्यादा नज़र आता है। पैडलर एक जगह एक सराय में उनकी मदद करता है, पैसे देता है जोसेफ लोगों को, ताकि वो अपने वो सराय के पैसे दे सकें। लेकिन बाद में पैडलर फिर उनको अपनी स्टोरी सुनाता है, और उसमें पमेला और फ़ैनी जो गुडविल है इसके बारे में तज़किरा करता है, जो जो मतलब एक तजस्सुस होता है उसको ख़त्म करने में पैडलर का बहुत बड़ा काम है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विल्सन एंड्रयूज़। विल्सन एंड्रयूज़ एक्चुअली में जो जोसेफ एंड्रयूज़ उसका फ़ादर होता है, लेकिन पूरे नावल में इसका ज़िक्र नहीं किया जाता। लेकिन बाद में जब स्टोरी का एंड होता है तब पता चलता है कि विल्सन एंड्रयूज़ ही उसका क्या नेम है, विल्सन एंड्रयूज़ ही उसका बाप है जोसेफ एंड्रयूज़ का। मिसिस विल्सन हैं उनकी वाइफ़, मिस्टर विल्सन की वाइफ़ हैं, और जोसेफ एंड्रयूज़ की वालदा। उसके बाद पार्सन बारनबास, इसमें इस नॉवल में 2 तरह के मतलब 2 पादरी आते हैं। एक तो है एडम या पार्सन एडम या एडम पार्सन, दूसरा है पार्सन बारनबास, और ये मतलब ये बहुत अच्छा बंदा होता है। ये होता है सराय का जो मिस्टर एंड मिसेस होते हैं ना टूवोस, ये उस सराय का मैनेजर होता है, वहाँ पे काम करता है, और वहाँ पे ये काफ़ी मदद भी करता है। और ये जो होता है पार्सन एडम पार्सन होता है, उसको ऐसे शख्स से मिलाता है जो कि उसके वर्ड्स यानी कि जो उसके जो लिखे हुए लिखा होता है उसने, उसको छाया करने में या उसको छपवाने में उसकी मदद करता है। इसके अलावा और भी बहुत से माइनर करैक्टर्स हैं, जैसे लेरोना फादर, लेरोना आंट, मिसिस ग्रेव, एयर, स्पोर्ट्समैन, द जस्टिस। जस्टिस एक्चुअली में जिस तरह जज करने वाला जज होता है ना, उसको कहा गया, क्योंकि जब मामला चला गया था जज अदालत में कि इंसाफ किया जाए, मतलब जब उसने क्या नेम है जब पार्सन ने फ़ैनी को बचाया था तो उस पर इल्ज़ाम लग गया था कि फ़ैनी को अगवा किया गया। ये मुकदमा जब अदालत में गया तब जस्टिस था, जो जज था, उसने फ़ैसला किया था कि उनको सज़ा दी जाए, और बाद में उस सज़ा को रोक दिया गया था।
इसके अलावा डिक एडम्स का किरदार है। डिक एडम जो कि पादरी का बाप होता है, फादर होता है। एंड एक एक वकील का जिक्र किया जाता है जो कि एक लायर होता है, मतलब लायर को हायर करता है लेडी बूबी। लेडी बूबी का जो होता है किरदार वो ये होता है कि लेडी बूबी एक वकील को हायर करती है जो कि बाद में जो कि सिर्फ ये काम करेगा कि वो फैनी को जोसेफ का ना होने दे। इसके अलावा एक स्पोर्ट्समैन का किरदार है। स्पोर्ट्समैन का किरदार कुछ यूँ है कि वो जोसेफ को, जो पार्सन होता है, उसको एक स्टोरी सुनाता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैंने बहुत मतलब शेर का शिकार किया है, मैंने ये किया है, मैं हंटिंग करता हूँ, मतलब एक शिकारी का मतलब रोल आता है। लेकिन यूँ ही वो एक चीख की आवाज़ सुनता है तो वो फ़ौरन भाग जाता है, मतलब उसका सारे का सारा जो इम्प्रेशन होता है मतलब बहादुरी का, वो सारा का सारा ज़ाया हो जाता है। ये हैं इसके करैक्टर। इसके अलावा और भी बहुत से माइनर करैक्टर्स हैं जिनका जिक्र इतना ज़्यादा खास नॉवल में नहीं किया गया। ये मेन करैक्टर्स है जिनका हमने मुताला कर लिया। अब चलते हैं हम इसकी समरी की तरफ। सबसे पहले नावल का आगाज़ कुछ यूँ होता है। नावल के आगाज़ में मिस्टर बूबी के बारे में बताया गया है कि मिस्टर बूबी और लेडी बूबी एक बहुत अमीर ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड है, इनके पास बहुत सा पैसा है। और पमेला जो है मिस्टर जो बूबी हैं, मिसिस बूबी हैं, इनके भतीजे के साथ उनकी शादी हो चुकी है। और क्योंकि पमेला बेशक जोसेफ एंड्रयूज़ की एक मतलब बहन है, लेकिन उसकी शादी एक अमीर घर में हुई है, तो उसी के कहने पर जोसेफ एंड्रयूज़ को लेडी बूबी के यहाँ या मिस्टर बूबी के यहाँ मुलाजमत मिल जाती है। जोसेफ एंड्रयूज़ एक 10 साला नाबालिग और बहुत गरीब लड़का है जिसको काम पे रख लिया गया है। काम उसका यूँ है कि फसल से चिड़ियाँ वगैरह उड़ाता था। एक दिन इत्तेफाक से कुछ यूँ हुआ कि जो लेडी बूबी है या मिसिस बूबी हैं, वो एक दिन जिस तरफ वो काम करता था उस तरफ चली जाती हैं और उसकी नज़र अचानक जोसेफ एंड्रयूज़ पर पड़ती है। जैसी नज़र उसकी जोसेफ पर पड़ती है तो वो उसके इश्क में पागल हो जाती है कि ये लड़का कितना खूबसूरत है, और वो चाहती है कि ये लड़का उसके पास रहे, वो उसको देखती रहे या उसका दीदार करती रहे और उससे शादी कर ले। तो अब वो एक चाल करती है, मतलब एक चाल खेलती है, उसके साथ एक प्लान बनाती है। वो प्लान कुछ यूँ बनाती है कि वो जोसेफ एंड्रयूज़ को वहाँ से उसकी मुलाज़मत हटा कर उसकी मुलाज़मत वहाँ से ख़त्म करके उसको अपने पास बुला लेती है। अपने पास बुला लेने का मतलब अपने घर में उसको काम देती है, जो उसका महल होता है उसमें काम देती है, ताकि 24 घंटे उस पर नज़र रख सके, उसको 24 घंटे उस पर नज़र रखे, उसको देखती रहे। उस पर उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है और वो उससे प्यार करने लग जाती है। अब नेक्स्ट इसके बाद ज़िक्र आता है चर्च का, कि जो जहाँ पर लेडी बूबी का घर होता है उसके साथ ही एक चर्च है, गिरजाघर है। वहाँ पे एक पादरी एडम पार्सन अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता है। एडम पार्सन और ये क्या नाम है, जोसेफ एंड्रयूज़ की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। जोसेफ एंड्रयूज़ और एडम पार्सन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एडम पार्सन एक्चुअली में एक वज़ लिख रहा होता है, मतलब इस्लामी या कह लें या अपने मजहबी तालीमात पर कुछ नोट लिख रहा होता है, और वो चाहता है कि उसको छाया करे या उसको छुपवा कर पूरी दुनिया में बताए। वो फलाही कामों में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता है। इसके साथ साथ वो मतलब एंड्रयूज़ को, जोसेफ एंड्रयूज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है और वो चाहता है कि वो उसके फलाही कामों में जोसेफ एंड्रयूज़ उसकी मदद करे। अब जोसेफ एंड्रयूज़ से जब उसने कहा कि आप मेरी हेल्प करो फलाही कामों में, तो उसको यहाँ पर इजाज़त की ज़रूरत थी लेडी बूबी की, कि वो उससे इजाज़त लेकर उसके साथ चल पड़े। लेकिन लेडी बूबी ने जैसे ही ये सुना कि उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, मतलब दूर हो जाएगा, तो उसने फ़ौरन इनकार कर दिया कि हमने इसको अपने पास काम के लिए रखा है, ना कि इन कामों के लिए रखा है कि वो फलाही कामों में मदद करे। वो जानबूझकर लेडी बूबी क्या नाम है ऐसे काम सरअंजाम देती है, क्या नाम है, एंड्रयूज़ को ऐसे काम कहने को करती है, मतलब जो कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब रहे और वो मतलब समझ जाए कि जो लेडी बूबी है उसको पसंद करती है। लेकिन चूँकि वो जोसेफ एंड्रयूज़ था, एक तो नाबालिग था, 10 साल तो उसकी उम्र थी, तो वो मतलब उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, मतलब इग्नोर करता है, ये समझ ले कि उसको इन चीज़ों का शौक ही नहीं था। अब आती है स्लिप स्लोप की निगरानी। यहाँ पर जो चीज़ मेन चीज़ है हमें याद रखने को, वो ये है कि जो लेडी बूबी है वो मालकिन है उस घर की जहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज़ काम करता है, या जोसेफ एंड्रयूज़ की जो मालकिन है वो है लेडी बूबी। लेकिन स्लिप स्लोप उसी महल में काम करने वाली एक नुकरानी है, छोटी सी नुकरानी है, जिसकी हैसियत एक नुकरानी सी है।
मालकन तो मालकन यहाँ पे नुकरानी के भी हाल कुछ यूँ ही हैं कि स्लिप स्लोप जो नुकरानी है वो भी लाइन मार रही है जोसेफ एंड्रयूज़ पर, वो भी उसकी खिदमत कर रही है, उससे प्यार करती है और बहुत कुछ मतलब उसको करती है ताकि वो उसकी अट्रैक्शन या उसकी उसको अपनी तरफ खींच सके, उसकी मोहब्बत हासिल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कि जोसेफ एंड्रयूज़ है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, वो इन कामों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। लेडी बूबी उसको कहती है कि अगर वो उसको मतलब लाइक कर ले, जोसेफ एंड्रयूज़ से शादी कर ले तो वो मिस्टर बूबी को छोड़ देगा। लेकिन वो गरीब था, लेकिन बहुत ज़्यादा गैरतमंद था। यहाँ पर एक तजस्सुस सा पैदा हो जाता था, पूरा नावल मतलब एक क्या ये चीज़ बन गई है। उसके बाद पेमेला नावल ये एक्चुअली में पेमेला नावल का यहाँ पे ज़िक्र होता है कि ये एक नावल है जिसे मतलब जहाँ पे एक लड़की का करैक्टर दिया जाता है कि इसमें एक लाइन है, अगर औरत अपनी इज़्ज़त बचा लिया करें तो उनकी शादी अमीर घराने में हो जाती है। मतलब कि किस तरह पेमेला एक गरीब लड़की थी लेकिन उसकी शादी एक अमीर घर में होगी और वो मज़े से ज़िंदगी गुजार रही है। पमेला नॉवल में मालिक बेईमान हो जाता है और पमेला मतलब उसकी तमाम तर कोशिशों को नाकाम कर देती है क्योंकि वो एक नौकरानी होती है, लेकिन उसकी खुददारी देखकर मालिक उससे उससे शादी कर लेता है। तो इसी चीज़ को हेनरी फील्डिंग ने जो रिचर्डसन को फॉलो करते हुए इस नॉवल को लिखा और इसमें पमेला और उसके हस्बैंड को इसी नॉवल में ऐसे ही ऐड कर लिया और जोसेफ एंड्रयूज़ को उसका भाई बना दिया और सेम वही करैक्टर्स उसको दे दिए कि जिस तरह वो पमेला गैरतमंद थी, सेम उसकी बहन को भी उसके भाई को वैसे ही गैरतमंद बना दिया। मतलब एक करैक्टर कशी की है उसकी कि किस तरह वो पमेला नॉवल में थी और किस तरह वो जोसेफ एंड्रयूज़ नॉवल में दोनों का कंपैरिजन किया है। अब लेडी बॉबी होती है वो मुख्तलिफ बहानों से कोशिश करती है कि जोसेफ एंड्रयूज़ के पास रहे, उसको कमरे में बुलाती है, उसको सेड्यूस करती है, लेकिन लेकिन जो जोसेफ एंड्रयूज़ होता है वो बहुत पक्का होता है अपने इरादे का। वो मतलब अपनी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देता, वो लेडी बॉबी की एक बात को भी नहीं मानता। इवन कि वो तो लेडी बॉबी को अपना एक बड़ी खातून समझकर एक क्योंकि वो उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है तो वो उसको अपनी वालदा की जगह देता है, लेकिन जो लेडी बॉबी होती है मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश करती है। लेकिन जो जोसेफ एंड्रयूज़ होता है वो हर तरह से हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और अपने ज़हन में कोई भी ऐसी बात नहीं रखता क्योंकि वो एक खुददार लड़का है, गैरतमंद लड़का है। ये देखें इस नॉवल में किस तरह है किस तरह उसने मुसन्निफ़ ने इसकी तस्वीर कशी की है, करैक्टर कशी की है इसकी कि किस तरह वो कितना खुददार लड़का है पमेला खातून की तरह। अब कुछ टाइम के बाद या कुछ अरसे बाद ये कह लें कि लेडी बूबी ने एक प्लान बनाया और जोसेफ को लंदन ले जाने का फ़ैसला किया कि लंदन लेकर जाएँगे ताकि वहाँ का माहौल देखकर या वहाँ के माहौल से मुतासर होकर जोसेफ उससे शादी कर ले या जोसेफ उसकी तरफ हो जाए या उससे उसको पसंद करने लग जाए। लेकिन जैसे ही वो लंदन पहुँचे वहाँ का माहौल देखकर जोसेफ एंड्रयूज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो उसको पसंद नहीं आया क्योंकि वो इस तरह के माहौल का वैसे भी आदी नहीं था। वहाँ के लोगों का, वहाँ के रहन-सहन, वहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल नागज़ीर सा था और जोसेफ एंड्रयूज़ इस माहौल में एडजस्ट तो क्या उसको पसंद करना भी मुनासिब नहीं समझता था। मतलब बहुत अजीब था उसके लिए माहौल। माहौल कुछ यूँ था कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उबाश थे, अबाश लोग थे। इसके अलावा लोग नशा करते थे और ज़्यादातर नशा करते थे और बहुत सी दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ में थे, मशगूल रहते थे जो कि जोसेफ एंड्रयूज़ बल्कि किसी भी नेक आदमी को या किसी भी ऐसे या गैरतमंद आदमी के लिए काफ़ी नहीं थे या के लिए मुनासिब नहीं थे, ये कह लें। इसके बाद ताश में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे, फ़ाहशी तो आम थी, हर तरफ फ़ाहशी चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें की जा रही थी, नाज़ेबा हरकत जारी थी, जो कि बिल्कुल वहाँ पे कोई भी गैरतमंद आदमी नहीं रह सकता था। अब इस माहौल में लेडी बूबी ये समझ रही थी कि जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसके दिल में भी कोई ख्वाहिशात पैदा होंगी और वो गलत इशारे कर रही थी उसको जोसेफ एंड्रयूज़ को। मगर जोसेफ ही था, उसका ईमान पक्का था, वो एक खुददार आदमी था। उसने उसके इशारों को वैसे ही मतलब नज़रअंदाज कर दिया, ये समझा कि उसको कुछ चीज़ पता ही नहीं है। लेकिन वो एक बच्चा था, उसको क्या पता कि बच्चा कुछ यूँ था क्योंकि अभी नावल का आगाज़ है इसलिए उसको बच्चे के तौर पर 10 साला बच्चे के तौर पर दिखाया गया है। कुछ टाइम के बाद मतलब जब वो वहाँ से वापसी आते हैं, लंदन का माहौल उसको पसंद नहीं आता, तो वहाँ से जब वो वापस अपने महल की तरफ वापस या अपने घर को वापस आते हैं, तो वापसी पर जो था सर थॉमस बॉबी जो था ना उसका हस्बैंड, उसकी डेथ की इत्तला मिलती है कि जो बॉबी हैं, लेडी बॉबी हैं, इसके जो हस्बैंड हैं उसकी डेथ हो चुकी होती है। लेडी बॉबी
बेहतर मतलब होता तो यूँ है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो बीवी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है, यही मैं उसको बहुत ज़्यादा टेंशन सी होने लगी। लेकिन ये खुश थी कि उसकी डेथ हो गई, उसको कोई सदमा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई इसको परेशानी नहीं हुई, मतलब कुछ नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चाहती थी कि अगर जोसेफ एंड्रयूज़ उसको हाँ कर दे तो वो अपने शौहर को वैसे छोड़ देगी। कुछ टाइम के बाद अच्छा ये नहीं हुआ कि उसके शौहर की डेथ हो गई, उसने अपनी हरकतें छोड़ दी, नहीं, उसकी हरकतों में तेज़ी आती गई। वो जोसेफ को फुसलाने में, अपनी तरफ लेकर आने में और भी ज़्यादा तेज़ हो गई उसकी हरकतें, और भी ज़्यादा उसने फ़ास्ट काम करना शुरू कर दिया, और भी ज़्यादा उसने वर्क शुरू कर दिया, और भी मतलब ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी कि जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसकी तरफ आ जाए और उसको गलत हरकतें उसकी गलत हरकतें वैसे की वैसे ही जारी रही। लेकिन जोसेफ ने कभी भी, कहते हैं ना कि एक थोड़ा-सा भी हिंट नहीं दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है या नहीं करता। ये सिर्फ़ तासुरात थे लेडी बॉबी के खुद से ही, या ये कह लें कि जब एक तरफ़ा मोहब्बत होती है उसमें कुछ ऐसा ही होता है कि एक तरफ़ा समझ लीजिए उसकी एक तरफ़ा मोहब्बत थी। जोसेफ एंड्रयूज़ को तो उसका इल्म तक नहीं था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। इवन कि जोसेफ एंड्रयूज़ तो उसको अपनी वालदा की जगह पर रखता था। अब हर एक इंसान के अंदर मतलब दिल की बात तो नहीं बंदा कोई समझ सकता अब क्या है। तो अब देखिए दूसरी तरफ जो लेडी बॉबी थी वो शुरू से ही चाहती थी कि जोसेफ एंड्रयूज़ उसका हस्बैंड बने और वो उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि जोसेफ एंड्रयूज़ एक बहुत ही हैंडसम आदमी है, लड़का है, और बहुत ही मतलब खुददार लड़का है और गैरतमंद लड़का है। कुछ टाइम के बाद जब उसके जो शौहर है उसकी डेथ हो जाती है और वो दोबारा लंदन में चली जाती हैं। लंदन में जाकर दोबारा वही हरकतें शुरू कर देती हैं, वही औबाश लोग, नशा, ताश में मसरूफ़, फैशी का समा, हर चीज़ वैसी की वैसी ही चल रही थी वहाँ पे। अब वहाँ पे लंदन में जाकर वो जानबूझकर उसको जो जोसेफ एंड्रयूज़ है उसको ताश खिलवाने में ज़्यादातर मसरूफ़ रखती, ताकि उसके ज़हन जो मतलब अबाश लोगों की तरह हो जाए, थोड़ा-सा इस तरह का हो जाए, ताकि वो बाद में खुद वो प्रपोज़ करे, उसको शादी के लिए कहे। लेकिन जब वो देखा उसने लेडी बॉबी ने देखा कि वो तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो उसने लंदन में जाकर खुद ही शादी की दरख़्वास्त जोसेफ के को कर दी। जोसेफ को सेड्यूस कर दिया, जोसेफ को प्रपोज़ कर दिया कि मतलब मैं आपसे आपको लाइक करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। और वैसे भी उसने ये जब ये सुना, जब जोसेफ ने ये सब सुना तो एकदम से हिल गया, और उसका तो ऐसे था जैसे उसके पाँव से नीचे से किसी ने ज़मीन खींच ली हो, या उसको बहुत बड़ा झटका दे दिया हो। लेडी बॉबी ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि लेडी बॉबी ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, पहले तुम छोटे थे जब आए थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमने शादी करनी भी तो है, तो मुझसे शादी कर लो, या मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मतलब तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, तो आपको मुझसे शादी करनी चाहिए। अब ये चीज़ सब कुछ करने के बावजूद भी जोसेफ एंड्रयूज़ का जवाब कुछ यूँ था कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो अब जब ये बात सुनी तो जो जो लेडी बॉबी होती हैं वो अपने एहसानात याद करवाने लग जाती है कि हमारी फैमिली के या हमारे आप पर या आपके ख़ानदान पर बहुत ज़्यादा एहसानात है। अब वक़्त आ गया है कि तुम मतलब जो हमने एहसानात आपको किए, एहसानात क्या किए थे, जो पेमेला थी उनकी मतलब उसके भतीजे की बीवी थी, और दूसरी उसके अलावा जो कि उसको पेमेला के कहने पर उसको अपने घर में काम करने पर रखा हुआ था, और उसके ख़ानदान क्या नाम है चल रहा था निज़ाम। तो अब वो कह रही थी अगर मतलब वक़्त आ गया कि तुम उन एहसानात को उतारो, और वो एहसानात सिर्फ़ एक ही सूरत में उतर सकते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो, या मुझसे वैसे ही वो कह रही थी कि मेरे ख़ावंद की अब डेथ हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ या बहुत उदास रहती हूँ, मुझसे शादी करो और मेरी इस उदासी को दूर करो। जोसेफ़ ने जवाब दिया, जोसेफ़ ने फिर भी इनकार किया, मतलब कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तब उसने कहा कि मतलब आप मुझसे क्यों नहीं शादी कर सकते? तो उसने जवाब दिया कि मैं आपको एक अपनी माँ की तरह, अपने माँ की तरह समझता हूँ, और एक एक आदमी अपनी माँ से कैसे शादी कर सकता है? लेडी बूबी ने जब जैसे ही ये सुना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और उसको धक्के से उसको ज़हन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने उसको धक्के मारना शुरू कर दिए और बहुत ज़्यादा बुरा-भला भी कहा। जोसेफ बेचारे ने बहुत समझाया और उसको कहा कि तुम्हें जॉब से निकाला जाता है, मतलब जॉब से भी उसको निकाल दिया और उसको नौकरी से भी निकाल दिया, और बहुत ज़्यादा बुरा-भला कहा। जोसेफ ने बहुत चीखा-चिल्लाया कि आखिर मेरा क्या कसूर है? बेशक मोहब्बत आपने किया, लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या है? मैं तो आपको हमेशा एक माँ की तरह समझता था, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन उसको धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। इस तरह जोसेफ हालात से मतलब हालात हाज़िरा के मुताबिक वापसी का रास्ता अख्तियार करता है, कि क्योंकि अब उसके पास वो वहाँ पे रहने का कोई जवाज़ तो बाकी था नहीं, वहाँ रहकर उसने क्या करना था। अब उसने वापसी से जब वापसी का सफ़र शुरू किया तो उसने अपनी बहन पमेला को खत लिखा जो कि रिचर्ड अमीर की बीवी है,
और ये रिचर्डसन है भतीजा किसका है, लेडी बॉबी का। उसको खत लिखा और उसने खत में ना सिर्फ ये बताया कि वापस आ रहा है अपने खानदान गाँव में, बल्कि ये भी बता रहा है कि उसने फैनी गुडविल से मिलने की तमन्ना की है, मतलब उससे भी मिलना है। फैनी आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ कि फैनी गुडविल जो है जे के जो फैनी गुडविल है ये इसकी लवर है, जोसेफ एंड्रयूज़ की लवर है, और दोनों वो शादी करना चाहते हैं, और यही वो लड़की है जिसकी खातर वो लेडी बॉबी को इनकार कर चुका है। ये तो थी इसकी सफ़र की। अभी नावल के स्टार्ट में इसके लिए मुश्किल जो थी, अभी मज़ीद मुश्किलात आएंगी जिसको इसने बर्दाश्त करना है। अभी स्लिप स्लोप का एक बार फिर से करैक्टर आता है। स्लिप स्लोप मैंने बताया था आपको, जो एक नुकरानी है जो कि क्या लेडी बॉबी के यहाँ काम करती है। अभी जोसेफ अभी रास्ते में ही था कि स्लिप स्लोप ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब उससे कांटेक्ट कर लिया तो उसको प्रपोज कर दिया, बल्कि उसने भी कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जोसेफ एंड्रयूज़, मैंने हमेशा की तरफ बताया कि खुददार लड़का था, उसने उनसे पीछा छुड़ाया और उनको भी इनकार कर लिया। अभी बेचारा इस मुश्किल से निकला ही था कि कुछ टाइम के बाद उसे डाकुओं ने घेर लिया। डाकू भी ऐसे कि उन्होंने इसको कत्ल करने के अलावा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, मतलब कि सब कुछ उसे सीन लिया और मारा अलग से, सिर्फ कत्ल नहीं किया, इवन के उसके कपड़े तक उतार के लेके। अब यहाँ पर मुसन्नफ़ ज़माने की बेदर्दी और नाइंसाफ़ी को ज़ाहिर कर रहे हैं कि किस तरह एक गरीब बच्चे पर जुल्म हुआ, एक गरीब जवान पर जुल्म हुआ, कि किस तरह उससे सब कुछ भी छीन लिया और लोग से तमाशा देखते रह गए। इसके बाद यहाँ पर अभी उस डाकू उसको लोड कर उसको बरना करके वैसे ही वहीं पर छोड़ गए। एक बग्गी गुजरती है, घोड़ों वाली गाड़ी कह लीजिए या बग्गी कहती है, जिसमें अमीर औरतें, कुछ वकला और कुछ मतलब ऐसे लोग वहाँ और वकला वगैरह सफ़र कर रहे होते हैं उसमें। उनके पास बहुत ज़्यादा शराब होती है और वो शराब में लत होती हैं, वो पी रही होती हैं। तो जैसे ही वो अमीर औरतें उसके पास से गुजरती हैं तो बहुत सी औरतें अपनी अपनी सोच के मुताबिक कह रही हैं कि ये लड़का बदमाश है, या इसने नशा किया हुआ है, इस जैसे लोग माशरे के लिए गलत हैं, मतलब ये चीज़ें कह रहे थे। ये बेशर्म है, इसको मरने दो, इस गलीज़ इंसान को, ये इसको इन इन जैसे लोगों की हालत यही होनी चाहिए। यहाँ पर मुसन्निफ़ फिर एक बार कहता है कि लोगों ने देखो, लोगों का काम देखो, किरदार कशी तो कर रहे हैं। कैसे एक इंसान है, उसकी हेल्प करने की बजाय उसको मरता हुआ छोड़ना तो देखना चाहते हैं, लेकिन उसकी हेल्प करना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा, इनमें से फिर एक कुछ औरतें अच्छी सोच वाली भी कुछ थी, जिनकी सोच ठीक थी। उन्होंने कहा कि शराब तो हमारे पास भी है और शराब हम भी पीते हैं, तो सिर्फ यही हम गलीज़ क्यों नहीं है, मतलब हमें बुरा भला क्यों नहीं कहते। तो उन सवारियों में एक वकील भी था। तो उसने उस नौजवान को वकील भी था, उसने कहा कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। तो जो कि कोचवान तो गाड़ी का मालिक था, जो कोचवान था उसने अपना कोट उतारा और उस यानी कि जोसेफ एंड्रयूज़ को दे दिया। लेकिन चूँकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कोचवान और उसके साथी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर इसको कुछ हो गया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी, मतलब क्योंकि कत्ल का इल्ज़ाम लग सकता है। खैर, उसको करीबी सराय में ले जाया गया। सराय में जब लेकर गए तो वहाँ पे सराय का ज़िक्र सुन लें कि ये वो सराय है जिसके मालिक हैं मिस्टर एंड मिसिस टूऑज़। इसके मालिक हैं इस सराय के, और इसमें एक नुकरानी काम करती है जिसका नाम बेटी है, और इसमें एक पादरी काम करता है जो कि इसका मैनेजर है। अब जब वो मेहमान खाने में पहुँचे उसको लेकर जोसेफ एंड्रयूज़ को, तो वो मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि एक सराय होता है, सराय में एक वीरान जगह पर एक छोटी सी बिल्डिंग होती है, या जो भी कह लें मेहमान खाना होता है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जहाँ पे लोग अपने मतलब बहुत से काम रेस्ट कर सकते हैं, या फिर टाइम स्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जहाँ उनको आर्जी तौर पे पनाहगाह मिल जाती है, और इसके बदले में वो सराय के मालिक को कुछ पे करके जाते हैं, तो उसको पे करना भी पड़ता है। खैर, अब वो जब सराय जब मेहमान खाने में पहुँचे तो वहाँ पर जो मिस्टर मिसेस टूऑज़ थे, उन्होंने उसको रखने से इनकार कर दिया जोसेफ को, क्योंकि वो गरीब था और उन लोगों को पता था कि इसके पास तो कपड़े नहीं हैं, तो ये हमारे जो सराय का जो खर्चा है उसको कैसे मतलब अदा करेगा। खैर, उसको जो काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी बहस के बाद उसको ना रखने की जब हुआ, तो जहाँ वहाँ पे एक लड़की थी बेटी ने कहा कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। जब उसकी ज़िम्मेदारी बेटी ने ले ली तो जो मुसाफिर थे या कोचवान थे वो अपने रास्ते पर चल पड़े।
अब बेटी ने उसकी ज़िम्मेदारी लेती। बेटी ने क्या क्या ज़िम्मेदारी ली? बेटी कहती जब तक ये आदमी जो जोसेफ बिल्कुल सही नहीं हो जाता तब तक मैं इसकी तीमारदारी भी करूँगी, इसके ज़ख्मों पर मरहम भी लगाऊँगी, इसकी मदद भी करूँगी। और वाक़ई में बेटी ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की और उसका ख़्याल भी बहुत रखा। बेटी ने सबसे पहले क्या काम किया? बेटी ने सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारी, क्या नाम है, ज़िम्मेदारी के मुताबिक सराय का मालिक जो जब उसको मतलब इजाज़त नहीं देती तो बेटी ने सबसे पहले उसको सराय में रखने की इजाज़त ली। फिर बेटी की तमाम तर जो जितने भी अखराजात हैं वो खुद बर्दाश्त करने की मतलब भी ज़िम्मेदारी ली। और एक ऐसे डॉक्टर का बंदोबस्त किया जो बहुत अच्छा था, मतलब जिसने उसका जोसेफ का इलाज करना था। तो जो डॉक्टर जब आता है और वो जोसेफ का इलाज कर शुरू करता है तो वो बताता है कि मतलब बेटी को बताता है कि ये चंद घंटों का मेहमान है, इसकी जान तो खतरे में है। नौकरानी जब जोसेफ की ये हालत देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब तरस आता है, वो उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, लेकिन साथ ही नौकरानी को जोसेफ से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जाता है, तो वो जोसेफ को शादी का कहती है और अपनी तरफ कशिश करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें नाकाम रहती है। अब यहाँ पे इसी सराय में अचानक से नॉवल में एक एंट्री और होती है, उसी पार्सन या उसी पादरी की, जो कि उस चर्च में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता था, जहाँ जो कि लेडी बूबी के घर के पास था। अचानक से एडम पार्सन की एंट्री होती है, तो वो सीधा मतलब मतलब वो मतलब उस खुद से पता नहीं क्या उसको पता था, वो सीधा जोसेफ के पास उसी सराय में आता है। मतलब उसी सराय में पहुँच जाता है जहाँ पे जोसेफ का इलाज चल रहा होता है। जोसेफ अब यहाँ पे नॉवल को स्टॉप करिए, मैं आपको बताता हूँ। जो यहाँ पर आने से पहले जोसेफ की मुलाकात एक और पादरी से होती है, जो कि इसी सराय का, यानी कि मिस्टर एंड मिसेज वोज़ यहाँ पे, काउंट वोज़ यहाँ पे जहाँ जिसके मालिक हैं, उसी सराय का मैनेजर है। खैर दोबारा चलते हैं नॉवल की तरफ। जब वो पार्सन या एडम पार्सन उस राय में पहुंचता है जहाँ पे इलाज चल रहा होता है जोसेफ का, तो वो जोसेफ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। सबसे पहले वो हाल चाल पूछता है और उसको जो हाल चाल पूछने के बाद वो बताता है कि उसके जो वर्ड्स थे जो लिख रहा था, जो कि फ़लाही कामों के लिए उसने इस्तेमाल करने थे, चाहे छपवाने थे, अब वो मुकम्मल हो चुके हैं। वहाँ जोसेफ ने एडम को नए पादरी से मिलवाया जो कि वहाँ का मैनेजर था। अब एडम बता रहा था कि वो लंदन जा रहा है और वहाँ जाकर छपवाएगा इसको। जो नए पादरी का नाम था वो है मिस्टर बरनबास, जो कि वहीं पर अमीर था या उसका मैनेजर था सराय का। पुराना जो था ना पादरी, उसको भूल जाने की आदत थी। अब मिस्टर जो टूओस को जब जोसेफ का मतलब मिसिज़ टूओस को जोसेफ ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो बरना था और जब वो आया तो उसकी हालत अच्छी नहीं थी। तो वो उसको इजाज़त जब नहीं देती ना रहने की, तब एडम पार्सन के कहने पर कि वो उसका सारा खर्च बर्दाश्त करेगा, उसको मतलब वहाँ पे रहने दिया जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि जितने पैसे होते हैं उसके पास सारे ख़त्म हो जाते हैं, एडम पार्सन के पास सारे ख़त्म हो जाते हैं इलाज के लिए। तो मतलब वहाँ पे सराय के मालिक को देने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, तो एडम पार्सन के पास उनके लिए कुछ लिखे हुए वर्ज़ गिरवी रखवा देता है और उसके बदले में सराय का मालिक यानी कि मिस्टर टूओस उसको पैसे देता है, उसको रहने की इजाज़त देता है। मिस्टर बरनबास जो कि एक पादरी, जब उसको पता चलता है कि ये तो फलाही आदमी है, जो ये भी एक पादरी है और इसने कुछ छिपवाना है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो उसकी मदद करना चाहता है। वो क्या नाम है, एडम पार्सन को ऐसे शख्स से मिलाता है जो कि लंदन में उसकी मदद कर सकता था, उसको उसके जो नोट्स थे उसको छुपवाने में। अब एक इस नॉवल में एक और ट्विस्ट यूँ आता है कि जो बेटी होती है, जो कि जिसने बहुत ज़्यादा खिदमत की होती है और वो चाहती है और वो जोसेफ से शादी करना चाहती है, और बल्कि जोसेफ को प्रपोज़ भी कर चुकी होती है। अचानक से अपने मालिक के बिस्तर पर, यानी कि जो कि सराय का मालिक है उसके बिस्तर पर पकड़ी जाती है और मिसिज़ टूओस ये मंज़र अपनी आँखों से देखती है। अब इस शर्मनाक हरकत के बाद उसकी शादी तो दूर की बात, इवन कि उसको काम से निकाल दिया जाता है और यहाँ पर उसका नॉवल से करैक्टर ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद उसका ज़िक्र दोबारा नहीं किया जाता। यहाँ पर यानी कि समझ लें बेटी का किरदार इस नॉवल से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मिस्टर टूओस बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है अपनी बीवी से, उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको गलती हो गई है जो भी है। तो मिसिज़ टूओस उसको एक शर्त पर माफ़ करती है कि मैं आपको माफ़ तो कर दूँगी, लेकिन आपने अपने जुर्म का इतराफ़ बार-बार और हर रोज़, हर मिनट, हर लम्हा करना है। मतलब आप अपने जुर्म से मुकर नहीं सकते, बल्कि आप अपने जुर्म
को बार बार कहेंगे कि मुझसे ये गलती हुई है, मतलब भूलना नहीं है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, तो वो ऐसा ही करता है, बल्कि अपने जुर्म को बार बार कबूल करता है कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये गलती हुई है। तो अब मैंने बताया था ना, एडम पार्सन को भूलने की बीमारी होती है। अब एडम पार्सन जो उसने छुपवाना था, जो वज़ उसने छुपवाने थे, वो घर भूल जाता है। और वो मतलब यही नहीं भूल के, सिर्फ़ वो कागज़ नहीं भूल के आता, बल्कि वो चीज़ भी भूल जाता है, मतलब अपनी बीवी को ही घर में भूल के आ जाता है, जो कि घर में सामान बाँधने के लिए जाती है, और क्या नाम है, एडम पार्सन को कह के जाती है, आप मेरा वेट कीजिए। एडम पार्सन भूल जाता है और बहुत आगे निकल आता है, और वो अब बहुत आगे निकल कर जब पहुँच जाता है, तो उसको याद आता है कि वो अपनी बीवी और वो वज़ तो घर में ही छोड़ आया है। अब जोसेफ और पार्सन वापस उसी मतलब औरत से मिलते हैं, लेनोरा से, जिसका नाम है मतलब जोसेफ और पार्सन जब वापस जा रहे हैं, तो उनको एक औरत मिलती है जिसका नाम है लिनोरा, जो लिफ्ट मांगती है, और उसको वो लिफ्ट दे भी देते हैं, मतलब कहीं जाना हो, वापस जा रहे थे अपना सामान लेने, तो रास्ते में उनको एक लिनोरा औरत मिलती है जो उससे लिफ्ट मांगती है। वो एक तलाक याफ्ता औरत है, और ना सिर्फ तलाक याफ्ता, बल्कि उसका ये भी है कि उसको तलाक उसने अपनी कहानी बताई कि उसको तलाक इसलिए मिली कि उसके पेरेंट्स एक गरीब फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, और वो खुद भी गरीब फैमिली से है। तो उसके घर वाले, या वो मतलब अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सके, जहेज़ नहीं दे सके, इसकी वजह से उसको तलाक हो जाती है। अब बातों-बातों में जो एडम पार्सन एक बार फिर भूल जाता है और जोसेफ से बिछड़ जाता है। जोसेफ का पता ही नहीं चलता कि वो जोसेफ किधर चला जाता है, गिर जाता है या क्या हो गया। लेकिन ये स्टोरी के एंड पर ज़रूर बताते हैं कि जोसेफ उस जब सफ़र के दौरान घोड़े से गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो ख़ैर जो जोसेफ उसको एडम पार्सन उसको जो भूलने की बीमारी है, वो भूल जाता है कि जोसेफ कहाँ से बिछड़ गया, कहाँ चला गया, और साथ में वो अपने घोड़े को छोड़कर पैदल चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि वो क्या है, वो भूल जाता है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं। इसके अलावा इस सफ़र के दौरान उसको एक शिकारी, एक हंटरमैन या एक स्पोर्ट्समैन कह लें, उससे मुलाकात होती है। वो बहुत लंबी-लंबी बातें कर रहा होता है, ब ब छोड़ रहा होता है कि उसने हाथी का भी शिकार किया, उसने शेर का शिकार किया, उसने चीते का शिकार किया, उसने इसको मारा, उसने ये जंगल में काम किया, मतलब इस पहाड़ी को फ़तह किया, मतलब बहुत लंबी-लंबी छोड़ रहा होता है। तो अचानक से एक खौफ़नाक चीख की आवाज़ सुनाई देती है, एक ऐसी चीख, मतलब जिसको सब हिल कर रहते हैं। जैसे ही उस जो स्पोर्ट्समैन ने वो चीख सुनी, वो बहादुरी की बजाय उसकी सारी बहादुरी निकल गई, और वो वहीं से दुम दबाकर भाग गया। तो यहाँ पर मतलब स्पोर्ट्समैन की बहादुरी का वो जो उसने एक करैक्टर कशी की होती है, वो बहुत बहादुर होता है, तो उसका सारा साफ पता चल जाता है किस तरह का आदमी है। वो डरपोक किस्म का आदमी था जो भाग गया। एडम पार्सन जो कि पादरी था, क्योंकि वो भूल चुका था वो किस मकसद के लिए जा रहा है, तो वो उसने उस जो आवाज़ चीख आई थी उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे पास आता गया, तो उसने देखा कि कुछ दरिंदे या कुछ एक मालिक या एक ज़ालिम इंसान एक लड़की की जो इस्मत है उसको ख़राब कर रहा है। मतलब एक लड़की चीख रही है, उसको मतलब उसकी इस्मत को खतरा है। तो फ़ौरन वो जाता है और एक हीरो जैसी एंट्री वहाँ पे करता है। और वहाँ वो एक हीरो की तरह उसको अ, बचा लेता है, और उसको मतलब हमले का मतलब बहुत ज़्यादा उसको बचा लेता है, किसी न किसी तरीके से उसको बचा ले बहुत, और बहुत ज़्यादा मारता है, उसको इतना मारता है कि ऐसा लग रहा था कि वो जो ज़ालिम आदमी है वो मर चुका है, वो मतलब वो नहीं अब बचेगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सवाल नॉवल के बाद, कि वो लड़की कौन थी? तो सुने, वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि फैनी गुडविल थी, जोसेफ की महबूबा। जब उसको ये फैनी गुडविल को जब ये पता चलता है कि जोसेफ पर हमला हुआ है, मतलब डाकुओं ने उस पर हमला किया, तो वो भागी भागी उसको देखने के लिए आ रही थी कि जालिम आदमी ने उसको पकड़ लिया और उसको इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा, जो कि जो एडम पार्सन है उसने उसको नाकाम बनाया और उसको बचा लिया। अब एडम पार्सन था, और जो फैनी गुडविल थी, दोनों अभी जा ही रहे थे कि कुछ लड़के आ गए। उस टाइम एक मुनादी करा दी थी कि अगर आप कोई ज़ालिम लोगों को पकड़ कर लाओगे, तो आपको इनाम दिया जाएगा। जिस तरह आज के दौर में नहीं कोई पुलिस वाले या कुछ ऐसे करते कि अगर आप इस मुजरिम को पकड़ के लाओगे, तो इसको ज़िंदा या मुर्दा पकड़ के लाओगे, इसको इतना इनाम दिया जाएगा। सेम उसी तरह एक ऐलान किया गया था कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को ढूँढ कर लाओगे जो ज़ुल्म करता होगा, तो उसको बाकायदा कोर्ट की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो कुछ वहाँ पे लड़के आ गए। तो कुछ लड़के वहाँ पे आ गए, उन्होंने देखा कि वो ज़ालिम तो अब बेहोश है, तो उन्होंने लड़की यानी कि जो फैनी गुडविल और एडम पार्सन को पकड़ लिया और उसको अदालत के सामने पेश किया, और अपनी तरफ से एक कहानी डाल दी कि ये इन्होंने इस पर जुल्म किया है, ये लुटेरे हैं और उसको बहुत ज़्यादा लूटा भी है। मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें, जिस तरह कह रहे हैं ना, अपनी तरफ से आग लगा कर पेश कर देना या
ये कह लें कि जले पर नमक छिड़कना ये चीज़ें। उ बहुत ज़्यादा उसने अदालत में पेश किया, तो अदालत ने जब वो होश में आया ज़ालिम इंसान या वो दरिंदा, तो उसने कहा कि इन लोगों ने वाक़ई में मुझ पर बहुत ज़ुल्म किया है, मुझे लूटने की कोशिश की है, ये वो। अब जब अदालत के सामने सब कुछ साबित हो चुका था, तो क्योंकि क्या नाम है, एडम पार्सन और फैनी गुडविल के पास कोई सबूत नहीं था, तो उनको बगैर किसी कोई उनकी वजह सुने बगैर उसको उनको सज़ा दे दी गई। अब जब उनको जेल में ले जाया जा रहा था, तो किसी शख्स ने उनको पहचान लिया कि ये तो बहुत अच्छा शख्स है, एडम पार्सन ये पादरी है, ये खिदमत सर अंजाम देता है। तो फ़ौरन उसी टाइम बल्कि उसी वक्त अदालत ने अपना फ़ैसला चेंज कर लिया और कहा कि मतलब इसकी इनकी सज़ा ख़त्म की जाती है और उनको बरी किया जाता है, बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, ये कह लें। तो इस तरह उनको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने उस टाइम के कोर्ट्स के बारे में बताया गया कि ये कैसा फ़ैसला था जो मतलब बगैर किसी सबूत के कर दिया गया, बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई वजह सुने उनको सज़ा दे दी गई और जस्ट एक आदमी के कहने पर उनको छोड़ दिया गया। मतलब कैसा इंसाफ़ है, ये कैसी अदालत है जो कि सबूतों की बजाय लोगों के कहने पर चलती है। तो ये कोर्ट का भी बताया गया है कि वहाँ की उस टाइम की अदालत या उस नावल में जो अदालत दिखाई गई है उसमें इंसाफ़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब दोनों सज़ा से जब बच जाते हैं तो वापसी का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं और एक सराय में पहुंचते हैं, वहाँ उनको जोसेफ मिलता है। वो क्या कमाल है, एक और सराय में पहुंचते हैं, वहाँ उनको जोसेफ मिलता है। जोसेफ जब मिलता है तो स्लिप स्लोप के साथ होता है, जब मतलब जोसेफ स्लिप स्लोप के पास होता है, वहाँ पे जॉब करती है या काम करती है जो भी। तो स्लिप स्लोप जब देखती है कि फैनी गुडविल तो उनके साथ है, तो स्लिप स्लोप को आग बगोला हो जाती है। जो मैंने बताया था, स्लिप स्लोप एक नौकरानी है जो कि जोसेफ को लाइक करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जोसेफ कैसे बिछड़ा था। अब स्टोरी में बताता है जोसेफ एडम पार्सन को बताता है कि वो एक घोड़े से जब वो चल रहे थे तो वो घोड़े से गिर गया था और उसको चोट लगी थी, इसलिए वो पीछे रह गया था और ज़ख्मी होकर इस सराय में आ गया था। स्लिप स्लोप मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या नाम है, मिस्टर बॉबी या मिसिस बॉबी कह लें या लेडी बॉबी कह लें उनकी हम मुलाजमत करती थी और फैनी गॉडविल इनकी महबूबा है जोसेफ एंड्रयूज़ की। अब सराय में 3 लोग हैं, 3 लोग कैसे? फैनी गुडविल, जोसेफ एंड्रयूज़ और एडम पार्सन, यानी कि 3 लोग सराय में हैं। अब अचानक उनके सामने सराय का बिल भी आ जाता है। सराय का बिल उनको अदा करने के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं होता। अब वो क्या करते हैं, जो कि मकामी लोग होते हैं, जिस तरह के मतलब मकामी लोग होते हैं, उनसे मदद लेने के लिए बाहर जब जाते हैं तो लोग मदद करने की बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो इतने हट्टे कट्टे लोग हों और ये इस तरह मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अब नॉवल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स यानी कि पैडलर की एंट्री होती है। पैडलर एक गरीब है, एक गरीब फेरी वाला है, लेकिन बहुत से कहते हैं कि एक ये किसान है या गरीब आदमी है, जो भी है, लेकिन जो नावल के मुताबिक ये एक फेरी वाला आदमी है। वो मदद कर देता है, वो पैसे दे देता है और वो पैसे लेकर सराय में देकर रुखसत हो जाते हैं। अब याद रखिए, इस पैडलर नामी शख्स को आपने याद रखना है। पैडलर कोई हम नहीं बल्कि ये एंड पर जो कि तजस्सुस है हमारा ख़त्म करेगा कि आखिर ये सब कुछ हो रहा था, उसके पीछे वजह क्या थी, ये पैडलर ही हमें एंड पे बताएगा। अब वो तीनों जा रहे हैं कि रास्ते में एक जगह रुकने का उनको मतलब सफ़र किया, थक गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि कहीं जगह पे आराम कर लिया जाए। खैर उन्होंने अचानक से आवाज़ें सुनी कि जो भी आए उन्हें मार दो, जो भी आए उन्हें मार दो। अब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर के खौफज़दा हो गए कि आखिर क्यों मार दें, किस लिए? तो वो भाग कर किसी के घर में जाते हैं और वहाँ पे आकर दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं कि हमारी मदद करो, हम मुश्किल में हैं, हम मुसाफिर हैं, थोड़ा आराम करेंगे, हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। तो जनाब चलते हैं उस घर की तरफ। वो घर किसका था? विल्सन का घर, मिस्टर विल्सन का घर है। अब नॉवल में एक और एंट्री हो गई मिस्टर विल्सन की। मैंने आपको जब करैक्टर एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि मिस्टर विल्सन है एक्चुअली में जोसेफ एंड्रयूज़ का बाप है लेकिन बचपन में उसको अगवा कर लिया गया था, इसलिए विल्सन और जोसेफ एंड्रयू आपस में एक दूसरे को अभी तक नहीं पहचानते, लेकिन खैर एंड पे इसका बताया जाएगा। विल्सन जोसेफ का एक्चुअली में बाप था, लेकिन उनको ये दोनों को ये चीज़ मालूम नहीं थी क्योंकि वो बिछड़ गए थे बचपन में, उनको पता नहीं था। अब विल्सन उनको अपने घर आने की इजाज़त देता है और कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, ये जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं कि इन्हें मार भगाओ, ये एक्चुअली में भेड़ों को कह रहे हैं। यहाँ पे लोग चरवाहे लोग हैं, वो भेड़ों को कह रहे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहे, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। विल्सन उनकी खातिरदारी करता है और साथ में विल्सन अपनी स्टोरी बताता है कि उसका जो बाप था बचपन में ही फ़ौत हो गया था।
विरासत में उसको बहुत कम चीज़ें मिली, जब थोड़ी सी उसको विरासत में चीज़ें मिली। जब स्कूल छोड़ मतलब जब उसने स्कूल छोड़ दिया तो वो लंदन आ गया। यहाँ पर उसने खूब अय्याशियाँ भी की और मतलब अपनी गलती खताओं की वजह से बहुत सी जेलें भी बर्दाश्त की, मुश्किलात भी बर्दाश्त की, या उसको मतलब बहुत कुछ सहना पड़ा। कुछ उधार लिया और उधार ले गया, जो मतलब उधार कुछ उधार भी लिया, लेकिन उस उधार को वापस करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। एक कहता है उसके पास लॉटरी का टिकट था, जो कि उसने खाने के लिए वो भी बेच डाला। लेकिन वो कह रहा है विल्सन के पास मतलब कुछ भी ना था, लेकिन विल्सन ने कुछ ये बताया कि एक टाइम ये हुआ कि विल्सन, अब ये ओल्ड स्टोरी बता रहा है कि विल्सन कह रहा है कि फिर मतलब एक टाइम आया कि जब मुझे पता चला कि मेरा तो लॉटरी लग गई, मेरा टिकट निकल आया। लेकिन विल्सन कहता मैं खुशी की बजाय मैं रोने लगा, क्योंकि अब वो टिकट मेरा नहीं था और वो जो 3000 पाउंड थे वो मेरे नहीं थे, बल्कि उसके थे जिसको मैंने टिकट भेजा। अब जिसको मैंने टिकट बेचा, उस आदमी की लड़की को ये बात पसंद ना आई कि मतलब जो रियल टिकट का मालिक है वो बुरे हालात में रहे, तो उसने जेल में जाकर उसको रिहाई दिलवाई और उससे शादी कर ली। अब वो अपनी बीवी के साथ गांव में रहने लगा। यहाँ पर आकर उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। उसने विल्सन ने बताया कि उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, लेकिन उसका बेटे को वहाँ से किसी ने अगवा कर लिया गया। ये उसने अभी तक स्टोरी सुनाई। ये स्टोरी सुनकर उनको मतलब जो 3 लोग थे, जोसेफ, फैनी गोडवेल एंड एडम पार्सन को बहुत ज़्यादा मतलब सदमा हुआ कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ कि उसका बेटा भी अगवा हो गया। उसका लॉटरी का टिकट, चलो खैर वो चीज़ तो उसको मिल गई थी। कहानी सुनकर उनको बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। और इसी दौरान उसने उन्होंने कुछ क़याम के बाद या कुछ ठहरने के बाद या आराम करने के बाद उन्होंने वो अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। अब मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। रास्ते में उनका सामना ज़मींदार के कुत्तों से हुआ, मतलब जिस तरह कह लें कि उनके लोगों से हुआ। ज़मींदार ने फ़ैनी गोल्डविल को ना कोशिश की कि उसको वो अपना बना ले, उसको उनसे छीन ले, उनसे शादी कर ले उससे। लेकिन जोसेफ और एडम पार्सन पर उसने अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया कि जो फ़ैनी गोल्डविल है वो मेरी तरफ से है और उन्होंने इसको अगवा कर लिया है। अब खुशकिस्मती थी यहाँ से मेट्रोपोन्स एक मतलब ये कह लें कि वो जो लेडी बॉबी है उसका मुंशी था, वो वहाँ से गुजर रहा होता है, तो उन्होंने उस जालिम से उसको निजात दिलवाई और मतलब उससे पीछे छुड़वाया। अब सारा सीन मतलब ख़त्म हुआ, हर चीज़ मतलब ओके है, उसने मतलब जान भी छुड़ा ली। अब क्या हो गया, अब ये हुआ कि जब बॉबी के घर पहुँचे, लेडी बॉबी के घर पहुँचे, बॉबी को बहुत गुस्सा आया जब उसने क्या देखा, जब ये देखा कि फैनी गॉडविल उसके साथ है, जोसेफ एंड्रयूज़ के साथ है। अब बॉबी ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। बॉबी ने अपना दिमाग कैसे चलाना शुरू कर दिया, बॉबी ने एक प्लान बनाया कि वो किस तरह जोसेफ एंड्रयूज़ और फैनी गॉडविल को एक दूसरे से दूर करे। अब उन्होंने सोचा कि इन पर एक चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, और उसको मतलब जो कि उसके दोनों की शादी में रुकावट बनेगा। और इस मकसद के लिए उसने एक ऐसा वकील हायर किया जो बहुत ज़्यादा महंगा था और उसको यकीन था कि ये सज़ा दिलवा कर रहेगा। तो उसने वकील को हायर कर लिया और मनसूबाबंदी तैयार कर ली और उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने चोरी की है। कुछ दिन के बाद, यानी कि 3 दिन के बाद, बॉबी का भतीजा या पमेला का खावंद कह लें या जोसेफ का बेनोई कह लें, वो आता है। अब वो उस मुंसफ को, उस जज को जानता है जिन्होंने इंसाफ करना होता है, उसके बारे में जानता है, तो मतलब उसको इंसाफ दिलवा देता है कि कोई इन्होंने चोरी नहीं की। अब इस दौरान एडम पार्सन जोसेफ को तलकीन करता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी, अपनी किस्मत पर यकीन रखो। इसी दौरान एक खबर आती है गैर तरीके से कि जो एडम पार्सन का जो बेटा है वो डूब के मर जाता है, मतलब किसी वजह से समंदर में डूब के मर जाता है। अब एडम पार्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत कुछ मतलब गुस्से में जिस तरह इंसान होता है बहुत कुछ कहा जाता है। अचानक से पैडलर की एंट्री होती है। पैडलर, मैंने आपको बताया था, पैडलर वही शख्स है जिसने सराय में इनको पैसे दिए थे, इन जोसेफ को, फैनी गॉडविल को, कि वो जाकर अपनी मतलब कर सकें, सराय के पैसे अदा कर सकें। अब पैडलर की एंट्री होती है। अब पैडलर आता है और उनको खुशखबरी ये सुनाता है एडम को कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा सेफ है, मैंने उसको बचा लिया है। अब लेडी बॉबी अपने हमले की पूरी इसी दौरान लेडी बॉबी जो होती है वो हमले की पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह जोसेफ मतलब क्या नाम है, फैनी गॉडविल को मतलब कत्ल कर दे, उसको दूर भगा दे। मगर जोसेफ उसे नाकाम बना दे, उसके तमाम तर हमलों को, उसकी तमाम तर चालों को नाकाम बना देता है।
बॉबी को देख जब पैडलर जो की एंट्री हो चुकी होती है, पैडलर जब बॉबी को देखता है तो उसको कुछ याद आता है कि जब उसने नाम सुना ना बॉबी है इसका नाम, तो उसको कुछ याद आ जाता है। तो वो पैडलर अपनी स्टोरी सुनाना कुछ सबको सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो फ़ौज में था जब, तो उसकी जो बीवी थी उसकी मतलब उसने फ़ौज में उसकी वो अपनी बीवी के साथ रहता था। जब वो उसकी बीवी की डेथ हुई, मतलब जब उसकी बीवी इस दुनिया से जाने लगी, तो उसने उसको कुछ बताया कि उसने एक बच्ची को अगवा करके एक बॉबी फैमिली बच्ची को अगवा करके लेडी बॉबी को फ़रोख्त किया था, और उसकी दूसरी बहन का नाम पमेला था। जब ये सुना तो जोसेफ की हालत तो ख़राब हो गई, क्योंकि जोसेफ पमेला का भाई था, और अगर पमेला जोसेफ की बहन है तो फिर फैनी गोल्डविल की उसकी बहन हुई। तो दोनों जो फैनी हुई ये सुनकर तो बेहोश हो जाती है, और दूसरी जानब जो लेडी बॉबी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि लो जी अब इनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब अब इनकी शादी कैसे नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बहन भाई निकले, और बहन भाई की शादी क्यों नहीं थी। और इसी दौरान जो एडम पार्सन वो खुश होता है कि शुक्र है मैंने इनकी शादी नहीं करवा दी, अगर मैं इनकी शादी करवा देता तो मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार होता, मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करता। कुछ दिन के बाद कुछ दिन के बाद जो पमेला के वालिद जो रियल पेलर जो वो पमेला के वालिदैन जो जोसेफ के वालिदैन होते हैं उस टाइम बॉबी के घर आते हैं, लेडी बॉबी के घर, जो कि अच्छा उसकी वालदा जो होती हैं वो या क्या नाम है फैनी गॉडविल के जो स्ट्रॉबेरी का निशान होता है उसको देखकर फ़ौरन अपने गले लगा लेती है। अब इसके पीछे स्टोरी कुछ यूँ हुई, फैनी जब पैदा हुई थी तो बाप घर नहीं था, मतलब फैनी जब पैदा हुई तो उसके बाप घर नहीं था, और पैदाइश के वक्त ही फैनी को अगवा कर लिया गया। और जब अगवा कर लिया गया तो फैनी की कमी को पूरा करने के लिए जोसेफ को अगवा करके उसकी जगह पर रख दिया गया। जब ये सुना जब ये सुना तो पता चला कि वो दोनों भाई बहन नहीं हैं, तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। अब जोसेफ परेशान है कि वो किसका बेटा है, तो मिस्टर विल्सन की भी एंट्री होती है और उसे बताता है कि जो जोसेफ होता है उसका रियल बेटा है, वो जो बचपन में अगवा हो गया था। यूं आखिर में पता चलता है कि वो बहन भाई नहीं है, तो उनकी आखिर में शादी हो जाती है और एक हैप्पी एंडिंग इस नॉवल की हो जाती है। देखिए शुरू में किस तरह वो बहन भाई का, एक पमेला को जोसेफ का भाई कहा गया था, मतलब दोनों बहन भाई का थे, लेकिन एंड पर पता चला कि वो भाई बहन नहीं है। तो ये थी इस नॉवल की शॉर्ट सी समरी। तो अब इसके थीम्स देख लेते हैं। थीम्स में सबसे पहले आता है द वल्नरेबिलिटी एंड पावर ऑफ गुडनेस, कि अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं तो उसकी पावर क्या है। तो मतलब किस तरह इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा मतलब गुडनेस भी दिखाई गई है, कि किस तरह वो पैडलर ने हेल्प की, किस तरह बैटी ने हेल्प की, मतलब हर बंदे ने उस जोसेफ एंड्रयूज़ की हेल्प की, लेकिन उसके बदले में वो चाहते कुछ कुछ उसका मतलब भी था, क्योंकि वो जोसेफ एंड्रयूज़ से शादी करना चाहते थे। इसमें चैरिटी और रिलीजन का बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिखाया गया कि चैरिटी, और जिस तरह दो पैडन थे वो एडम पार्सन जो था और बरनबास था, वो दोनों अपने रिलीजन के साथ किस तरह मुखलिस थे। और वो इसके अलावा चैरिटी के बारे में भी है कि किस तरह वो क्या नाम है पैडलर ने की है। इसके अलावा एडम पार्सन ने अपनी पूरी जो जितनी भी छपवाने के लिए पैसे रखे थे वो सारे उस पर लगा दिए। थर्ड नंबर पे है प्रोविडेंस। प्रोविडेंस भी इसमें इसके थीम में शामिल है। इसके बाद टाउन एंड कंट्री का जिक्र किया गया है कि टाउन एंड कंट्री किस तरह उनको कि वो किस फैमिली से तल्लुक़ रखते थे, लंदन चले गए, वापस दोबारा अपने इलाके में आए, फिर किस तरह अपने गांव में आए। मिस्टर विल्सन के पास कुछ ज़्यादा नहीं थी। मिस्टर विल्सन के बारे में बताया कि उसने भी बाद में उसको एक लॉटरी लगी और उसको वहाँ से पैसे मिले। अब इसके बाद आते हैं अफेक्शन, वैनिटी एंड हिपोक्रेसी। अब यहाँ पे लेडी बॉबी का आता है, मिसिस स्लिपस्टॉप का आता है, और पीटर पॉन्स का आता है कि किस तरह मतलब इन्होंने किरदार अदा किया। इसके बाद चैस्टिटी एंड पे क्लास एंड बर्थ। क्लास एंड बर्थ का कुछ यूँ है क्योंकि वो रियल में बहन भाई नहीं थे, जोसेफ एंड्रयूज़ का भाई नहीं था। और उसके बाद ग्रेवियर्स का जिक्र भी इसमें आता है। तो ये थे इसके थीम्स। अब एक बार सब कुछ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले जोसेफ एंड्रयूज़ कौन था। जोसेफ एंड्रयूज़ पमेला का भाई था, लेकिन आखिर में पता चला कि वो विल्सन का बेटा, मिस्टर विल्सन का बेटा है। फैनिंग गॉडविल एक्चुअली में बिलाव्ड हैं किसकी, जोसेफ एंड्रयूज़ की, और दोनों की आखिर में शादी भी हो जाती है और बहुत सी मुश्किलात इनको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। पार्सन आडम या ये कौन था, ये एक पादरी था जो कि चर्च में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता था। इसके अलावा बहुत से फ़लाही कामों में फ़लाही काम भी करता था और बहुत से फ़लाही कामों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता था। और इवन कि इसने जोसेफ एंड्रयूज़ को भी कहा कि वो फ़लाही कामों में उसकी मदद करे।
इसके बाद लेडी बॉबी कौन है? लेडी बॉबी एक्चुअली में जो पमेला होती है, लेडी बॉबी के भतीजे के साथ उसकी शादी हुई होती है। तो लेडी बॉबी एक्चुअली में हीरोइन कह लें, या वो सीड्यूस करती है जोसेफ एंड्रयूज़ को कि वो उससे शादी करे, और वो इसी चक्कर में जो जोसेफ एंड्रयूज़ होता है उसको बहुत बार लंदन लेके जाती है, ताकि वो वहाँ के जो वहाँ का माहौल है उसको देखकर फैसला करे कि वो लेडी बॉबी से शादी करना चाहता है। लेकिन ये बहुत चालाक औरत है, मक्कार औरत है। इसने वकील भी हायर किया एक बार कि वो मतलब उनके साथ तजाद रख डाले या उन पर मुकदमा भी दर्ज करवाए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसने किया, और बहुत चोरी का इल्ज़ाम भी एक बार लगाया उस पर। और जब लेडी बॉबी को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब वो ये जानती है कि जो फैनी गॉडविल है और जोसेफ बहन भाई हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि ये बहन भाई नहीं है, मतलब अलग-अलग हैं, तो फिर वो उदास हो जाती है। मिसिस स्लिपस्ट्रॉप या मिसिस स्लिपस्ट्रॉप ये नौकरानी है, लेकिन नौकरानी काम ये अपने मालकिन के नक्शे कदम पर चलती है। मतलब जब मालकिन पसंद करती है जोसेफ को, तो ये भी पीछे नहीं रहती, बल्कि ये भी प्रपोज़ कर देती है कि मैं भैया आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन खैर जोसेफ था, उसने बिल्कुल भी इनकी तरफ कान नहीं धरे, बल्कि अपने काम में मसरूफ़ रहा, बल्कि मतलब अपने साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर रहा। तो इस तरह स्लिप स्लोप को कई बार नाकामी का सामना करना पड़ा। मिसिस एंड मिस्टर टूवर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मालिक हैं, किसके? सराय के मालिक हैं, लेकिन दोनों पैसे के समझे पुजारी हैं। जब उन्होंने देखा कि जो क्या नाम है जोसेफ एंड्रयूज़ है, इसके पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने इसको अपने पास रखने से ही इनकार कर दिया कि हम क्यों रखें भाई इसको, हम इसके पास मतलब इसको क्यों अपने पास रखें। इसके बाद बैटी का ज़िक्र भी है। बैटी इसमें चैरिटी का काम भी समझ लें, एक नेकी का काम भी कर सकते हैं, करती है, क्योंकि बैटी ऐसे शख्स की मदद करती है जो कि चंद घंटों का मेहमान होता है, लेकिन बाद में उसकी खिदमत की वजह से बैटी क्या नाम है जोसेफ एंड्रयूज़ बहुत सी मुश्किलात से बच जाता है। विल्सन एंड्रयूज़ एक्चुअली में फ़ादर होता है जोसेफ एंड्रयूज़ का, और मिसिस विल्सन उसकी वालदा होती है। पार्सन बर्नबास एक पादरी होता है जो कि अमीर होता है उस राय का, जो कि जिसके मालिक होते हैं मिस्टर एंड मिस्टर टूवोज, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश आता है और बहुत सी खिदमत भी सरंजाम देता है। अब हमें इस पूरे मतलब नावल में जो मेन चीज़ें उनमें याद रखने के लिए ये हैं कि हमें सबसे पहले तो याद रखना है जोसेफ एंड्रयूज़ का, जिसका पूरी नावल में तज़किरा किया जाता है। उसके बाद उस लेडी बॉबी का, जो कि मेन लीड के तौर पर इस करैक्टर में इस नावल में ली गई हैं, कि किस किस तरह उसने चालें खेलनी, किस तरह अपने उसको गम भी नहीं हुआ उसका हस्बैंड चला गया इस दुनिया से। इसके बाद मिस्टर विल्सन का, कि किस तरह उसके बाप ने उसको स्टोरी सुनाई कि उसका बेटा कैसे जोसेफ एंड्रयूज़ किस तरह मतलब उनसे जुदा हुआ। ये सारी चीज़ें मतलब इसको हमें याद रखना है, क्योंकि ये मेन चीज़ें, अगर ये चीज़ें हमें भूल गई तो क्या नाम है नावल हमें याद नहीं रहेगा, और ना ही नावल की हमें समझ आएगी। पार्सन एडम के बारे में ज़िक्र करेंगे, किस तरह उनकी मुलाकात एक चर्च में होती है, और वो किस तरह अपने मतलब ख़यालात का इज़हार करती हैं, और किस तरह फ़लाही कामों में मदद के लिए कहता है, और बहुत से मतलब अच्छे काम या वज़ जो उसने लिखे होते हैं वो पढ़कर सुनाता है, और किस तरह जोसेफ एंड्रयूज़ को उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसके अलावा फ़ैनी गॉडविल के बारे में हमने हमेशा याद रखना है, क्योंकि वो उसकी बिलावड है, और इसी के चक्कर में जोसेफ एंड्रयूज़ इतनी ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करता है। नहीं तो क्या ज़रूरत थी उसको इतनी ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त करने की। वो वो शादी भी तो कर सकता था, लेकिन नहीं, वो जोसेफ क्या नाम है फ़ैनी गॉडविल के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर था और उसी से शादी करना चाहता था। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया, और हर मतलब हर लम्हा उसी का उसके दिल में उसी की थी, या ये कहें दो तरफ़ा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से दोनों ने इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। सर थॉमस बॉबी को, हालाँकि वो हस्बैंड थे उसके, लेकिन फिर जब इंतकाल हो गया तो उसको बिल्कुल भी सदमा नहीं हुआ लेडी बॉबी को, उसका उसका शौहर इस दुनिया से चला गया है। अब इसके बाद एक स्पोर्ट्समैन का ज़िक्र भी काबिल ठीक है, कि स्पोर्ट्समैन किस तरह वो छोड़ रहा था कि भई मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहादुर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये गेम भी की है, मैंने ये, लेकिन जैसे ही वो एक चीख की आवाज़ सुनाई देता है और वो भाग जाता है। अब इस नॉवल से हमें क्या मिलता है? इस नॉवल में बहुत कुछ दिखाया गया है, एक मुसन्निफ़ ने बहुत कुछ दिखाया गया है कि एक अगर शख्स अपने आप ठान ले कि उसने ये काम करना है, तो वो चीज़ उसको लाज़मी मिलती है, उसकी मंज़िल उसको लाज़मी मिलती है। हालाँकि जोज़ो को भुगलाने वाले और उसको उसके रास्ते से हटाने वाले तो बहुत से लोग थे, लेकिन वो डटा रहा और अपने काम पर चला रहा। लेकिन उसको उसका एक अच्छे दोस्त का भी किरदार दिखाया गया कि अगर पार्सन एडम ना होता, शायद वो हिम्मत हार चुका होता।
इसके अलावा फ़ैनी गॉडविल की भी हिम्मत और बहादुरी का तज़किरा इसमें किया गया है, और उसके बाद एक अदालती निज़ाम को दिखाया गया कि वहाँ हम कि अब और वहाँ इस नॉवल में अदालती निज़ाम कैसा था कि मतलब किसी के सुने बगैर ही बस जो देखा उस पर फ़ैसला कर दिया, अंदर की बात की ही नहीं या सुनी ही नहीं। और इसके अलावा जो माशरे में हो रहा है कि आजकल ख़ैर आजकल के माशरे की क्या बात करें, आजकल को अगर कोई मुश्किल में हो सबसे पहले तो हम उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि उसकी हेल्प करते हैं। सेम उसी तरह जब औरतों ने देखा कि वो जोसेफ एंड्रयूज़ अच्छी हालत में नहीं है, तो उसकी मदद करने की बजाय जोसेफ एंड्रयूज़ की, तो उन्होंने उस पर समझे तानाबाज़ी शुरू कर दी, तानाकशी शुरू कर दी कि ये लोग मतलब ये इसी हालत में होना चाहिए था, ये वो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मतलब मेरी क्या हर एक मतलब अच्छी बात है कि हमें दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए, और अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो हमें हमें कोई हक़ नहीं पहुँचता कि हम उसके बारे में कुछ कहें। तो ये तो नॉवल, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।